अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक इमरजेंसी हो गई है। कमिश्नर रावलपिंडी का एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने बड़े इल्जामात लगा दिए और कह दिया कि जी मैंने अपने मातहत लोगों को हुक्म दिया था कि जाली वोट डालो और चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन भी इसमें मुलव्विस है। सडनली पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क के बाहर रावलपिंडी के जो चीफ कमिश्नर हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, वो अपना डिस्कस हो रही हैं इस वक्त। और आपको पता है ना कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन के जो लोग हैं उनके लिए तो इट्स फील्ड डे। तो मुजम्मिल सोहरावर्दी को बड़ी इमरजेंसी में रिक्वेस्ट की कि आए चीज जरा बताएं क्या मौकफ है इस पे। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। आप लोगों का हाल मुझे जरा पता लग रहा है। नहीं, देखें, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने दो लोगों के अपने साथ कहा है कि दो और लोगों को भी फांसी लगाई जाए। अपनी फांसी का तो उन्होंने मुतालबा किया ही किया है। अपने साथ उन्होंने कहा है दो और लोगों को भी फांसी लगाएं, और वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब। तो अब मैं बड़ा परेशान हूं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि मैं आपसे रहनुमाई लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि जहां मेरी अकल खत्म हो जाती है ना, वहां से फिर मैं आपसे रहनुमाई लेनी शुरू कर देता हूं। अब मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाहता था कि जो इलेक्शंस हुए हैं, इनके रिजल्ट्स मुरतब करने में या इनमें धांधली करने में काजी फायज ईसा का कोई किरदार है? रिजल्ट मुरतब करने में, गिनती करने में, फॉर्म 45 जारी करने में, फॉर्म 47 जारी करने में, फॉर्म 48 जारी करने में कोई जुडिशरी का किरदार है कि काई साहब ने अपने जजों के जरिए ये प्रेशर डलवा के ये कराया हो? आपको समझ आती है ये बात? नहीं, वो तो बेतुकी बात है बिल्कुल ही। उसने अपना पता नहीं किस नशे में कर दी है, नशा ही किया होगा तब बेवकूफी वाली बात। अच्छा, वो काजी फायज ईसा का इस्तीफा मांग सकता था अगर जुडिशल आरोज होता है। आप मेरी बात समझे ना? फिर हम कहते कि जी जुडिशरी के आरोज हैं, उन्होंने किया है, लिहाजा काजी फायज ईसा को फांसी लगा दें। लेकिन जुडिशरी ने तो बहुत समझदारी से इस गान से खुद को दूर रखा है कि मेरा मतलब है कि पढ़ना तो गांधी था। 2013 में जुडिशल आरोज थे तो हमने देखा था जुडिशरी के साथ क्या हुआ था। तो काजी फायज, अब मुझे समझ नहीं आई उन्हें काजी फायज ईसा का इस्तीफा क्यों मांग लिया। दूसरा इस्तीफा उसने और फांसी मांगी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात मानने से इनकार कर दे कि हारे हुए को जितवा दो और जितवारे हुए को हटवा दो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का क्या बिगाड़ सकता है? आप बताएं मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि फोन कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने कि पिंडी के रिजल्ट बदल दो, कमिश्नर साहब ने नहीं बदले, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का की बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं है, मुअत्तल भी नहीं कर सकता, कमिश्नर तो हटवा भी नहीं सकता। तो मुझे समझ नहीं आई ये दो फांसियां इन दो लोगों के तहरीक इंसाफ तो खिलाफ है। हम मानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहरीक इंसाफ बहुत खिलाफ है, आपको पता है बड़ी तकरीरें भी करती थी। वो काजी फायज ईसा के भी खिलाफ है, वो भी हमें समझ आती है। ये कमिश्नर साहब ने इन दो के इस्तीफे क्यों मांगे हैं? इन्होंने धांधली की है उनके नजदीक? आपके पास कोई है राय कि मैं अपनी राय दूं? मैं तो आप मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं आपके साथ ऑन एयर आया हूं। मुझे मतलब अगर वो ये कहता है कि जी फौज ने धांधली की है तो मैंने मान लेना थी, मैंने आपको फोन ही नहीं करना था। अगर वो मुझे कहता है कि मुझे मोशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा है, मैं मान लेता कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है। उन्हें जेड़े दो बंदे का नाम लेता है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आपसे रहनुमाई मांगी है। मेरी जो इतलात है, मैं भी सुबह से इसके ऊपर लगा हुआ था, और मेरी जो इतलात है ये जो कमिश्नर साहब हैं, एक तो ये डीएमजी ग्रुप के नहीं है, ये प्रमोटी हैं, रैंकर हैं। दूसरा जो भाईजान है ये 8 मार्च को रिटायर हो रहे थे, ना ये इलेक्शन में आरओ थे ना ये डीआरओ थे, ठीक है ना? ठीक है। अब इनकी जो कुर्बत है बहुत ज्यादा, वो है दो लोगों से। बेइंतहा कुर्बत है मोना सलाई से, जिन्होंने इनको परवेज लाई के थ्रू इनको प्रमोशंस वगैरह दिलवाई थी, और ये मोहम्मद खान भट्टी की तरह उनके घर के अफराद समझे जाते हैं, फर्द समझे जाते हैं। दूसरा, डीजी खान में जब ये तैनात थे तो वहां पे जरताज गुल साहिबा के काफी करीब हो गए थे, और काफी करीब।
तो अब क्योंकि 8 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो चुड़ैल जो है ना वो कहती है कि मोने सलाई लंबी ऑफर्स करने का माहिर है और उसने ऑफर की तो यह कर देते तेनू बाहर मैं सेटल करांगा, मेरा जिम्मा थी ये तो वो तो मुजम्मिल साहब अपना अब ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मैं आपको दे रहा, मैं अब उन्होंने भी क्या सराहियां की, उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया तो मैं और उनका और मोना सलाई का ले रहा हूँ, मुझे भी एक हक है कि फिर मैं भी हवा में बात कर सकता हूँ, फिर इसको भी आप सही समझ लीजिएगा। मुबशर भाई, मैंने ना उनका ट्विटर टाइमलाइन देखा है, ये कमिश्नर साहब का अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट भी है और उसकी अच्छी फॉलोइंग है ट्विटर अकाउंट की। यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स अपने नाम से ट्विटर अकाउंट नहीं रखते हैं, आपको पता है, फर्जी नामों से उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन वो अपने नाम से ट्विटर अकाउंट नहीं रखते हैं। लेकिन इनका अपने नाम से ट्विटर अकाउंट है और अपना ट्विटर अकाउंट ये चलाते थे और उस पर मैंने पिछले कुछ साल 2 साल से देखा है तो पूरी पीटीआई के ट्वीट्स और हर वो चीज जो पीटीआई प्रोपेगेंडे की है इन्होंने शेयर की हुई। तो पीटीआई से कनेक्शन तो इनका कोई ढका छुपा नहीं है, कोई भी इनका ट्विटर अकाउंट देख ले तो उसे समझ आ जाएगी कि ये पीटीआई के सपोर्टर है। कि ये करप्ट आदमी का जब भी कोई जमीर जागता है तो उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायदे में क्यों जाती है बात। हाँ, ये लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त ये इलेक्शंस को और ये कि हुकूमत कोई ना बने, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, ये तो पीटीआई को सूट करता है ना, ये मरकज में कोई हुकूमत ना बन सके और कुछ ना स्टेबिलिटी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने और जो इंटरनेशनली उन्होंने लॉबिंग फर्म वगैरह हायर की हुई है उसको मटेरियल देने के लिए ये एक अच्छा मटेरियल है ये कमिश्नर साहब की गुफ्तगू। वैसे भी 12 मार्च को रिटायर हो रहे थे, जो बेनिफिट्स हैं वो कॉम्पनसेट कर दिए गए होंगे कि हम दे देते हैं, आप जरा ये मिशन कर दें। तो अब सूरत हाल ये है कि आपका सवाल ठीक है कि इसकी तैनाती कैसे हो गई, जो इतना पोलराइज था, जो इतना पॉलिटिकल पीटीआई था, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत ने ये तो नहीं रखा कि नॉन पीटीआई को, प्रो पीटीआई को नहीं लगाना, उन्होंने लगा दिया। हालांकि डेरा गाजी खान सवाल ये पैदा होता है कि कल जो पीर पगाड़ा साहब ने बात की थी ना उसकी तरफ अब मेरा बार बार जहन जा रहा है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ। चले मार्शल लॉ तो खारिज इम्कान है लेकिन इमरजेंसी तो खारिज इम्कान नहीं है जी। इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट तो इस वक्त मौजूद नहीं है थ्रू, और सेनेट लगानी पड़ेगी और 3 माह के लिए लगाई जा सकती है, 6 माह। लेकिन आप जो गवर्नमेंट बननी है, जो आगे प्रोसेस है, उसको कैसे रोकेंगे, उसका क्या रास्ता निकालेगा काजी फैज ईसा? क्योंकि मुझे तो मरकज में इस वक्त हुकूमत बनने के चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना नून लीग बनाने को तैयार है, ना पीपल्स पार्टी और ना पीटीआई। और अगर तीनों बड़े प्लेयर्स हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कौन मरकज में हुकूमत बनाएगा? यार फिर सारों को चाहिए वोट दें और एमक्यूएम को बना दें। हाँ, फिर मैं ख्याल खालिद में नहीं, काकड़ साहब को कंटिन्यू ना करा दें। बात यह है कि रेफरेंडम कराना पड़ेगा उसके लिए फिर, लेकिन अपना मेरा होता है कि जो इलेक्ट हुए हैं उनमें से क्यों ना बने कोई भी पार्टी तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल में आप देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की गुफ्तगू टूट गई है। पीटीआई कहती है मैंने बनाना नहीं है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू भी नहीं चल रही है। सूबाई हुकूमतें बनाने के लिए सब तैयार है क्योंकि सूबों में पैसा मौजूद है और कोई वफाकी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत साजी का काम जो है वो बिल्कुल रुक गया ना, तो बिल्कुल रुक गया। और ये कमिश्नर साहब, मुझे लगता है कि एक ग्रेट गेम है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना बन सके और एक बहरान आ जाए, और कमिश्नर साहब ने उस बहरान में तीली लगाने के लिए अपना एक रोल अदा किया है। इनका कैरेक्टर रोल था जो उन्होंने आज अदा किया है। लेकिन टेक्निकली वो कमिश्नर साहब पूरे इलेक्शन को अपने सर पे ले गए पूरे, और देखिए बगैर कोई सबूत दिए, बगैर कोई बात किए, बगैर कोई एविडेंस दिए, मतलब उन्होंने कहा मैंने 70 हजार की लीड से हारे हुए लोगों को, पूरे पिंडी में किसी की 70,000 की लीड नहीं है। कोई नीफबासी 4,000 14,000 से जीता है, कोई 10,000 से, कुछ 7,000 से, 70,000 की कोई लीड ही नहीं है जिसका उन्होंने जिक्र किया। आप बताएं ना आगे क्या बनेगा। मुझे तो लग रहा है कि मुल्क अगर बड़ी तेजी से डूब रहा है। यस, somebody will have to step in to resolve the issue. And who will that somebody be? आसिम मुनीर साहब हैं तो उनका स्टेप इन जो है वो तो मार्शल लॉ है। और चीफ जस्टिस के पास ऐसा, और चीफ जस्टिस किसी को, सियासी जमातों को बुलाकर कोई मुस्तहकम हुकूमत बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी कोई इख्तियार नहीं है।
और कोई तो वैसे फिर एक क्या दूसरे को होगा? इतना पसंद नहीं करता कि एक साथ बैठ जाए। ये तो मियाँ साहब और जरदारी साहब और मौलाना को मिलना पड़ेगा। नहीं, जरदारी साहब मौलाना के पास तो सीटें ही 6 हैं। मतलब बात यह है कि जरदारी और नवाज शरीफ का पैक्ट नहीं हो पा रहा। आज हो जाए, अगर आज वो एक मुआहिदा साइन कर दें तो उसके नतीजे में आपको नहीं लगता कि एक हुकूमत बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। नहीं हो रहा ना मुआहिदा। अगर बिलावल और इमरान खान का मुआहिदा हो जाए तो हुकूमत बन जाएगी, पर अगर किसी 3 में से 2 का मुआहिदा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? अब आप बताएं मुझे, क्या खौफनाक सिचुएशन है ये। हाँ, और ये उस ऐसे में कमिश्नर रावलपिंडी ने किसी स्क्रिप्ट के तहत ही ये सब कुछ किया है ना। उनके पास कोई स्क्रिप्ट मौजूद होगा तो उन्होंने किया है, बगैर स्क्रिप्ट के तो नहीं वो ये सुसाइड मिशन करेंगे हैं? और सबूत नहीं है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट है। वो स्क्रिप्ट क्या है? वो स्क्रिप्ट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का है, वो स्क्रिप्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोलैप्स कराने का है, पॉलिटिकली अनस्टेबल करने का है। वो क्या स्क्रिप्ट है? इसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्तहकम तो हो नहीं सकता, तो मुआशी बेहतरी आ नहीं सकती, इमरान खान इक़्तिदार में आ नहीं सकता, बर्बादी हो सकती है जितनी मर्जी कर लें। यानी ये लोग चाह रहे हैं कि अब आप और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये कहें कि अच्छा यार, हम गले की हड्डी है, ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है, इमरान खान को जेल से निकालो, खुद ही हालात को ठीक करें। हाँ, वही ठीक करे। वो उसको वजीर आजम बनाओ। वो तो इस नहज पे लेके जाना चाहता है हालात कि उस सब उसके पांव पड़ जाए। तो अब हल क्या है मुजम्मिल साहब? हल तो यही है कि बाकी सब आपस में बैठे, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है और अनर्थ किया जाए कौम को। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ चट्टे वाली बात पर तो एक बहुत हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और इसकी 8 दिन में इंक्वायरी करके सारा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, और इसको निशाने इबरत बना देना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह के झूठे इल्जाम लगा ना सके। नहीं, लेकिन वो ये है कि हम वो जो बोलने वाले हैं उनकी जुबानों को कैसे रोकेंगे? बोलने वालों को मटेरियल चाहिए होता है और चट्टा जैसे स्टिंगर्स जो हैं वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए वो मटेरियल फराहम करते हैं। क्योंकि अगर इसको आपने जाने दिया तो ये फिर मुझे लगता है मुल्क की सलामती पे एक घाव है। यस, आई एग्री। लेकिन ना जो 2 लोग उसने टारगेट किए हैं वो वही 2 लोग हैं जिनको पीटीआई से प्रॉब्लम है। आप समझे ना? अब्बासी साहब को किससे प्रॉब्लम है? वो भी तो बड़े बयानात दे रहे हैं और बड़े अजीब से बयानात दे रहे हैं। वो तो अपनी नई सियासी जमात बनाने लगे हैं ना, अगले 10-15 दिन में लॉन्च करने लगे हैं और उनका ख्याल है कि वो बहुत पॉपुलर और उनकी सियासी जमात रॉक करेगी, हिट करेगी और वो आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के फ्लॉप होने के बाद उनका ही चांस है आगे। तो जहांगीर तरीन से ज्यादा पैसा लगा लेंगे, करिश्मा तो नहीं है उनके पास, पैसे का पूछ रहा हूँ। बस वो मिफ्ताही इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोकर तीनों के पास बहुत पैसा है, पैसे की तो तीनों के पास कमी नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ते थे छोटे होते कि 2030 तक पाकिस्तान शायद नहीं होगा या 2025 तक नहीं होगा, हम उसका मजाक उड़ाते थे। अब वो जो तहरीरें हैं वो एक नविश्ता दीवार बन के सामने आ रही हैं बार बार इंसान के। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे और पाकिस्तान के फ्यूचर पे को बहुत खतरा है और मैं समझता हूँ कि वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान से मुहब्बे वतन है उन्हें अपना ज़ाती मफाद छोड़कर पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहिए। पाकिस्तान किसी क्यास का मुतम्मल नहीं हो सकता इस वक्त। अल्लाह करे कि लोगों को पाकिस्तान का ख्याल हो। मुजम्मिल साहब अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो फिर आपको ऑनलाइन लूंगा और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.